नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जिले में अब तक हुए वैक्सीनेशन को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता से बातचीत की है। सुनिए। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार तेजी से वैक्सीनेशन करते हुए अपने टारगेट को अचीव करने में डिपार्टमेंट लगा हुआ है। अब तक 34 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा चुकी है। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी हैं। आइए उनसे पूरी डिटेल विस्तार से जान लेते हैं। उन्हीं की आंकड़े उन्हीं की जुबानी। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट तक हमारे पास 34,58,273 टोटल डोजेज लग चुकी है। उनमें 121% फर्स्ट और लगभग 92% सेकेंड डोज लगी है। 19,98,525 फर्स्ट डोज और 14,53,431 सेकेंड डोज हमारे अभी तक लगी है। इसके अंदर 15 से 17 साल के बच्चों के अंदर 68,783 और प्रिकॉशनरी डोज जो है 6,317 लग चुकी है। तो सर, ये जो कई ज़िले जो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो हमारा फरीदाबाद की बात करें तो ये कब तक 100% का टारगेट पूरा कर लेगा? हमारे नेक्स्ट 10 दिन के अंदर 100% का टारगेट सेकेंड डोज का पूरा हो जाना चाहिए। अभी तक अम्बाला, पंचकुला और गुड़गांव ने 100% का टारगेट अचीव करा है, जो हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। हम कितने % पे पहुंचे हुए हैं? 92% सेकेंड डोज हमारे लगी है। लगभग 8% और अभी हमने लगानी है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और जगह जगह कैंप लगा रहे हैं और तेज़ी से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है। 15 से 17 साल के युवाओं की बात करें तो उनमें या उनके अभिभावकों में किस तरह का क्रेज़ देखा जा रहा है, जिस तरीके से जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुई है? अभिभावक बहुत ही उत्साहित हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर डोजेज लगा रहे हैं। हमने डिफरेंट स्कूलों के अंदर कैंप लगाए हैं। डीसी साहब ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी कह के सभी स्कूल में बच्चों को बुलाकर हमने बहुत सारे कैंप लगाए हैं। तो क्या ये जो 15 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, इनकी लगभग कितनी 1.25 से 1.5 लाख बताई जा रही है संख्या? इनकी टोटल संख्या 1,20,000 है। तो हमारी लगभग 56% के आसपास हमने बच्चों को डोज लगा दी है। तो ये लगता है कि अगले 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा टारगेट? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे बीमारी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। कुछ बच्चे बाहर गए हुए हैं फरीदाबाद को छोड़ के, क्योंकि स्कूल आजकल उनके बंद हैं। इस वजह से कुछ बच्चे रह गए हैं। अब वो जब भी आएंगे हम उनको वैक्सीनेट करेंगे और ठीक होंगे तो वैक्सीनेट करेंगे। ये थे डॉक्टर विनय गुप्ता, सीएमओ, जिनका कहना था कि वैक्सीनेशन लगातार जारी है। 92% के करीब जो है ज़िले में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं, या कुछ लोग ढिलाई बरत रहे हैं, तो उनसे उन्होंने अपील की है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं जो 15 से 17 साल के युवा हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। उनके अभिभावक भी अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं और तेज़ी से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है अगले 15-20 दिन तक इस फरीदाबाद जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अपना टारगेट पूरा कर लेगा। शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। तो कोरोना की तीसरी लहर देश भर में कहर बरपा रही है। बावजूद इसके लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कराने में एक तरफ पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, तो वहीं दुकानदार भी मानने को तैयार नहीं। बाजारों को शाम 6 बजे तक बंद करने के आदेश हैं। इसके बावजूद बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी के आसपास ही तमाम दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जिससे पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकानों के देर रात तक खुलने के बावजूद भी पुलिस उन्हें बंद कराने में असफल साबित हो रही है। तो ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भैया हमारे पास हो रहा ना, बोलो जी बंद करो, कर दे भाई सब 2 मिनट से बात कर रहे जी, मैं तो चालान कर दूंगा, ये कर दूंगा। की बदतमीजी करनी 2-3 में से यही काम की देखा, मैं देख लूंगा कल। मार्केट का 6 बजे का टाइम है और 6 बजे से हम मार्केट को बंद कराना शुरू कर देते हैं और कोशिश यही रहती है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी दुकानदारों को पालना की जाए। और इस तरीके इसमें पुलिस भी अपनी तरह से पूरी रूप से दुरुस्त काम कर रही है। जो दुकान टाइम से नहीं बंद करता उसके ऊपर पर्चा भी दिया जा रहा है। सरकार के आदेश की पूरी तरह से पालना की जा रही है।
कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और शॉपिंग मॉल्स में डबल वैक्सीनेटेड को ही एंट्री मिलने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसी भी गेट पर जांच नहीं की जा रही है। लोग आराम से आवाजाही कर रहे हैं। देवेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तेजी से बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था 1 जनवरी से किसी भी सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल या बाजार में डबल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही एंट्री मिलेगी फिलहाल। लेकिन इसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये हम बताने के लिए पहुंचे हैं फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर, जहां डीसी कार्यालय से लेकर एसडीएम और तमाम बड़े बड़े सरकारी कार्यालय। मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, ये वो सेक्टर 12 का लघु सचिवालय है, जहाँ तमाम लोग, हजारों लोग रोजाना काम करवाने के लिए अपना पहुंचते हैं। क्या आखिर अब उनका वैक्सीनेट का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है या नहीं, इस बात को लेकर बात भी करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सर, सिपाही पंकज जी। पंकज जी, आप गेट पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि किसी को चेक किया जाए एंट्री के वक्त में? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है। यहाँ गेट पर ऐसा नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जानकारी आपको है कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है तभी सरकारी कार्यालय? जी 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 सर, जी सर, इस बारे में तो है सर। तो अभी आपको किसी अधिकारी ने या किसी ने अभी आदेश नहीं दिए इस तरह चेक करने के? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया सर हमारे पास। बिल्कुल, देखिए, कोई आदेश इनके पास नहीं है, लेकिन मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। यहाँ इसी गेट से तमाम लोगों की यहाँ एंट्री होती है और बाकायदा यहाँ गेट पर ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जिम्मेदारी किसी की तय करनी चाहिए थी कि अगर सरकारी कार्यालय में कोई आता है तो उसका सर्टिफिकेट देखा जाए कि वो डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं। इसके साथ साथ में तमाम ऐसी लापरवाही सरकारी कार्यालय के अंदर, आप देखिए, मास्क लगाए बिना भी लोग एंट्री कर रहे हैं, उनको भी नहीं रोका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ में ये जो वैक्सीनेटेड होने को लेकर सर्टिफिकेट की जांच यहाँ की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब तमाम बड़े सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरह से 1000 से ज़्यादा मामले रोजाना कोरोना के आ रहे हैं, ऐसे में लाजमी सी बात है कि इन चीज़ों पर ज़रूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और किसी न किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये एक, अगर लघु सचिवालय में इस तरह की लापरवाही हो रही है तो बाकी बाजार या शॉपिंग मॉल या और सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें किस तरह की स्थिति होगी, ये देखने वाली है बात है। और इसके साथ साथ में ये तमाम बड़े सवाल उन अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं जो यहाँ इस कार्यालय में जिम्मेदार हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते देश भर में कड़ाके की ठंड और महामारी के चलते गर्म कपड़ों का बाजार गर्म दिखाई दिया। जहां बिक्री को लेकर ज्यादातर दुकानदार संतुष्ट नजर आए, वहीं जहां कुछ दुकानदारों ने महामारी को लेकर 6 बजे बाजार बंद होने का स्वागत किया, तो वहीं अन्य का ये कहना था कि 6 बजे दुकानें बंद होने से शाम के समय होने वाली दुकानदारी प्रभावित भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर दुकानदार इस सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की बिक्री को लेकर अच्छी बिक्री होने की बात कहते हुए नजर आए। देखो जी, सर्दियां तो विकट पड़ी हैं इन दिनों में, गर्म कपड़ों की सेल भी अच्छी रही है और जैसे हमने सोचा था कोरोना पीरियड है, माल कम बिकेगा, पर उस हिसाब से माल अच्छा बिका है, सबका ही बिका है और खूब बिका है माल जी, ऐसी बात नहीं है। सब सीजन तो ठीक है, लेकिन सरकार ने टाइमिंग ऐसा कर रखा है, सभी व्यापारी परेशान हैं क्योंकि व्यापार जो है 6 बजे के बाद कस्टमर निकलता है, वो रुक जाता है अपने घर में ही, इसलिए व्यापार पूरी तरह से ठप हुआ पड़ा है। टाइमिंग ये तो गवर्नमेंट देखिए, सरकार देखिए, अगर बढ़ा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ा सकती कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो है उसी में संतुष्ट है। बीमारी से तो कम से कम बचे रहेंगे। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। बहुत लंबे समय से आंगनवाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी बार मुख्यमंत्री से मीटिंग उनकी पहले भी हो चुकी थी और दूसरी मीटिंग में, और मुख्यमंत्री इनकी जो मांग थी, जो जायज़ थी, उन्होंने माना भी। इन्होंने कहा हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई, कुछ डिमांड हमारी और बाकी है, कुछ जो वर्कर हैं उनकी परमिशन करी जाए। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और जो ज्ञापन में जो भी है मैं मुख्यमंत्री से बात करके कि अभी पंजाब
ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है 5 राज्यों में, और जैसे समय मिलेगा मैं उनसे बात करूंगा और जो उनकी जायज़ डिमांड है उनको सरकार पूरा कर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाने के लिए फरीदाबाद में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, तिगांव से विधायक राजेश नागर और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा भी मौजूद रहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम से वर्चुअल तरीके से बैठक ली। बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ता अपने सभी गली मोहल्ले में अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लोगों को बताएंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में ऐसे नेताओं को कभी याद नहीं किया और न ही लोगों को इनके बारे में बताया गया। कांग्रेस ने तो सिर्फ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ही बड़ी बड़ी चीजें बनाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नेताओं को कभी याद नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ और पूरे वार्ड में, ग्रामीण उसमें या शहरी है या झोंपड़पट्टी है, सब जगह हर वार्ड में 75 आदमियों के साथ उनकी जयंती मनाई जाएगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के आदमी सभी इसमें जो सरखोरुस के साथ सब इसमें कार्य करेंगे। नहीं, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने विस्तार से बताया जो कांग्रेस ने जिस तरह से आम आदमी के लिए एक परिवार तक सीमित रहे, या नेहरू या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा से चल जाओ तो नेहरू गांधी एयरपोर्ट चले जाओ, इसके अलावा कुछ देश में दिखा नहीं। कोई ये नहीं दिखा जिनके क्रांतिकारी योद्धा थे उनका नाम कहीं तक आने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी के चाहे सरोवर जेल की बात करें या देश की आज़ादी की बात करें, उनकी कुर्बानी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को लेकर आगे। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में आ रही बाधाओं को HSVP 31 मार्च तक क्लियर कर देगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र दहिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बताया। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसका हिस्सा 27 किलोमीटर के करीब फरीदाबाद से होकर बाईपास से होकर निकलना है। लेकिन ऐसे में यहाँ बाधा इस बात को लेकर आ रही है, HSVP की तरफ से अभी ज़मीन को पूरी तरह से हैंडओवर NHAI को नहीं किया गया है। क्या वजह है, क्यों अभी तक नहीं किया गया? हमारे साथ में HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र दहिया हैं। सर, ड्रीम प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का काम शुरू भी हो गया, लेकिन अभी ज़मीन पूरी तरह से उनको नहीं दी गई है, क्या वजह है इसकी? सेक्टर 37 से सेक्टर 59 तक जो पुराना बाईपास था उसका करीब 26 किलोमीटर का स्ट्रेच 70 मीटर ROW के साथ HSVP को NHAI को हैंडओवर करना है, जिसमें करीबन 21 किलोमीटर का हैंडओवर कर चुके हैं और वहाँ काम पूरा प्रगति पर है। बचे हुए स्ट्रेच के अंदर छोटी छोटी कुछ अड़चनें थी, जिसके अंदर कुछ पेट्रोल पंप हैं, कुछ CNG स्टेशंस हैं, 2 हमारे पंपिंग स्टेशंस हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, और कुछ थोड़ी सी झुग्गियाँ हैं। इन सभी से संबंधित जो भी कार्रवाई की जानी है वो सारी कार्रवाई प्रगति पर है और बाय एंड ऑफ मार्च इस सारे के सारे ज़मीन को NHAI को हैंडओवर कर दिया जाएगा। NHAI को हैंडओवर आप कर रहे हैं कि कर दिया जाएगा, मार्च तक का आप टाइम ले रहे हैं इसमें, लेकिन 3 एडमिनिस्ट्रेटर बदल चुके हैं जब से, लेकिन इस ज़मीन को खाली नहीं कराया जा सका। वजह क्या मानते हैं इसकी, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देरी जो लगातार हो रही है प्रोजेक्ट में। इसके अंदर 4 CWPs हैं हाई कोर्ट में, जिनके अंदर कहा गया कि जो भी वहाँ पे झुग्गी डेवलपर्स हैं उनको हुडा की 2003 की नीति के अकॉर्डिंगली पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, तभी उनको खाली करवा दिया जाए। इसकी परमिशन हमारे पास आ गई है और जल्दी ही इनको कोशिश है अगले 30 दिन के अंदर अंदर जो भी हमारी पॉलिसी में कवर होते हैं उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा और इसको खाली करवा लिया जाएगा। आवेदन क्या उनसे मांगे गए हैं? अभी जैसा मैंने बताया कि जस्ट 2 दिन पहले ही मेरी मुख्यालय में बात हुई और CA साहब ने इसकी परमिशन दे दी है। अभी इसके आवेदन इस कमिंग वीक के अंदर मांगे जाएंगे
वो स्टेट ऑफिसर द्वारा जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन टारगेट हमारा ये रहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर जो हमारी पॉलिसी में आते हैं उनको रिहेबिलिटेट करके और इसे खाली करवा लिया जाए। जहाँ तक CNG स्टेशन और पेट्रोल पंप्स की बात है, उसमें सिर्फ 2 ऐसे एक पेट्रोल पंप और 2 CNG स्टेशंस बचे हुए हैं जिनको ऑल्टरनेट जगह अभी चिन्हित नहीं की है। उसके केसेस हेडक्वार्टर को भेज दिए गए हैं और कमिंग वीक के अंदर ऑल्टरनेट साइट उनकी जो भी वहाँ से फाइनल होंगी उनके साथ उनको आगे जगह दे दी जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि अगले 1.5 महीने के अंदर इन सभी को जो भी नई साइटें इनको दी हैं वहाँ पे शिफ्ट करवा के और ये स्ट्रेच खाली करवा के दे दिया जाए। जहाँ तक बात है 2 पंपिंग स्टेशंस की, वो थोड़े से बड़े इशू थे। एक संतोष नगर के अपोजिट है, एक बसेलवा कॉलोनी के हैं। तो उसके अंदर जो PDNHI है उन्होंने अपना रीसर्वे किया है और रीसर्वे के अनुसार कुछ माइनर चेंज इन अलाइनमेंट के साथ शायद उनको बगैर शिफ्ट किए हुए ही वहाँ से हल्का सा नहर की तरफ अलाइनमेंट चेंज करके और इरिगेशन की ज़मीन में से जो सर्विस लेन बननी है उसको बनाने का प्रपोजल वो अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहे हैं, जिसको जल्दी ही सरकार के लेवल पे उसका जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार आपको कन्वे कर देंगे। आप PDNHI की बात कर रहे हैं कि अलाइनमेंट को चेंज करने की बात सामने आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि कुछ जो अवैध निर्माण थे वो हटाए नहीं गए थे, अवैध थे वो निर्माण या कैसे थे? नहीं, ये अवैध निर्माणों से संबंधित नहीं है। ये तो हमारे जो 2 पंपिंग स्टेशन हैं जो सीवेज वाटर को पंप करते हैं जिनकी कॉस्ट करीबन 40 करोड़ रुपया है। तो कि इसके अंदर वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि क्या हम उनको शिफ्ट करके 80 करोड़ रुपया लगाएं या हम माइनर चेंज ऑफ अलाइनमेंट से जो हमारी ज़मीन पड़ी हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट की उसमें से निकाल दें। तो ये सर्वे तो NHAI के जो अधिकारी हैं उन्हीं द्वारा किया गया है। और इसमें बीच में मैं रोक रहा हूँ आपको, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट की आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन तो HSBP को ही देनी थी पूरी। क्या आप इसमें ये माना जाए कि इरिगेशन की भी कुछ ज़मीन ली जाएगी फिर? देखिए, HSBP इसमें नोडल एजेंसी है। अब चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट या हमें कुछ थोड़ी बहुत एक्वायर करनी पड़े, ठीक है, या हमारी HSBP की अपनी ज़मीन थी, वो सारा 70 मीटर का ROW, उसके लिए नोडल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर HSBP है उसके नोडल अधिकारी, और स्टेट लेवल के ऊपर उसके अंदर हमारे ACS B&R उसके नोडल अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले वीक मीटिंग भी ली थी और इस सारी चीज़ का रिव्यू किया था। ये क्या मान के चलें अब बाधा रहित 31 मार्च के बाद में ये निर्माण कार्य पूरा जो पैच है, ये स्ट्रेच है, इसको क्लियर कर लिया जाएगा? बिल्कुल, जो भी छोटी मोटी ये बाधाएं थी एक एक के ऊपर जो हमारा फाइनल डिसीजन प्लान होना चाहिए वो फाइनल कर लिया गया है और 31 मार्च तक ये सारी की सारी, और भी इसके अलावा छोटे छोटे विषय थे, 1-2 मंदिर बीच में आते थे, उसमें मंदिर की संस्थाओं से बात करके उन विषयों को जो है पिछले ही वीक मैंने और DC साहब ने उसको सॉल्व कर लिया है। तो 31 मार्च तक हमारा टारगेट है कि पूरा का पूरा ये 26 किलोमीटर का 70 मीटर ROW क्लियर करके हम NHAI को दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ में HSBP एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र दहिया, जिनका दावा है कि 31 मार्च तक पूरे बाईपास को क्लियर करके NHAI को दे दिया जाएगा और उसके बाद में बाधा रहित इस निर्माण का एक्सप्रेसवे का निर्माण यहाँ से किया जा सकता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। हरियाणा सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिटी बस सर्विस के तहत चलने वाली बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा शुरू की है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ई-टिकटिंग के माध्यम से बसों में यात्री सफर भी कर रहे हैं। हालांकि ई-टिकटिंग के लिए कार्ड बनाने का सेंटर अभी गुरुग्राम में ही शुरू किया गया है, जहां जाकर ई-पास बनवाया जा सकता है। अभी फरीदाबाद में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अगर किसी को पास बनवाना है तो वो गुरुग्राम से जाकर बनवा सकता है और सिटी बस में इसका लाभ उठा सकता है। सिटी बस सेवा में कार्यरत इंचार्ज की माने तो गुरुग्राम में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां से ई-पास बनवाया जा सकता है। अभी तक ये सुविधा बल्लभगढ़ में उपलब्ध नहीं है, गुड़गांव में ये सुविधा उपलब्ध है। ये मेट्रो स्टेशन जो अपना इफ्को चौक पे, बस स्टैंड पे और हुड्डा मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है पास बनाने की सुविधा। इसमें पास नहीं, कार्ड होता है, उसके थ्रू 20% की डिस्काउंट होता है उस पर। अभी यहाँ पे ये सेवा उपलब्ध नहीं है, ये गुरुग्राम में, उसमें कुछ टाइम लगेगा थोड़ा। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।